Then file 1 to 18, page number 63 और MCQ number 21. Insulin release is increased by, कैसे इंक्रीज होगी इंसुलिन की रिलीज? बाय सेक्रीटिन. सेक्रीटिन इंक्रीज करती है इंसुलिन के रिलीज को. अब जो फैक्टर इंक्रीज करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन को, अब देखो हम खाना खाते हैं उससे ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होगा, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो इंसुलिन की सेक्रीशन इंक्रीज होगी. तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज फैटी एसिड्स, जो फैट हम लेते हैं उसकी वजह से भी इंक्रीज हो जाएगी इंसुलिन. इंक्रीज अमाइनो एसिड, ACH, ग्लूकागॉन, GIP और सेक्रीटिन. GIP क्या है? ग्लूकोज इनहिबिटरी पेप्टाइडेज. ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं? इंसुलिन को इंक्रीज कर रहे हैं. फैक्टर डिक्रीजिंग द इंसुलिन सेक्रीशन, कौन कौन से? स्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन. वो क्या करता है? डिक्रीज करता है इंसुलिन की सेक्रीशन को. उसके बाद डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो इंसुलिन सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाएगी. नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. BCQ नंबर 22 है मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इन टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में याद रखना हम हमेशा कंप्लीट टर्न लेते हैं, टर्न हमेशा कंप्लीट लेते हैं. तो इसमें क्या आएगा? कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. और ये क्या है? 45X0. टर्नर सिंड्रोम इज 45X0. अब टर्नर के बाकी फीचर्स देख लेते हैं. टर्नर सिंड्रोम में फीमेल होती है, टर्नर सिंड्रोम हमेशा फीमेल के अंदर होता है विद हाइपोगोनेडिज्म. वेब्ड नेक होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, फाइब्रस स्टीक ओवरीज, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा जिसमें ब्रेकियल पल्स इज ग्रेटर देन फेमरल पल्स, हॉर्सशू शेप किडनी होती है, प्राइमरी एमिनोरिया होगा और कोई बार बॉडी नहीं होती. टर्नर सिंड्रोम हैज़ नो बार बॉडी. ठीक है. इसके अलावा आएगा एडिमा ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड एंड नेप ऑफ नेक. और इसमें याद रखना हमेशा स्टंटेड ग्रोथ होती है. किसमें? टर्नर सिंड्रोम में. और ये है क्या? 45X0. नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद 20 वीक गेस्टेशन पासिंग क्लॉट्स एंड वेजिकल्स, व्हाट फाइंडिंग विल बी प्रेजेंट. तो उसमें क्या चीज़ होगी? बीटा HCG इंक्रीज हुआ होगा. किसके अंदर? जिसमें क्लॉट्स और वेजिकल पास हो रहे हैं. नेक्स्ट है ओवेरियन कैंसर मेटास्टाइज टू. ओवेरियन कैंसर हमेशा पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड में मेटास्टाइज होता है. अपर लैटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो अपर लैटरल कहाँ जाएगा? इंटीरियर पेक्टोरल के अंदर. ये इसकी पिक्चर देखें, ये है एक्सिलरी नोड लेवल 1 पे, या फिर इसे क्या कहते हैं? एंटीरियर एक्सिलरी या फिर एंटीरियर पेक्टोरल नोड. ठीक है. इसके अलावा बाकी नोड्स देखें, हमारे पास स्कैपुलर नोड है, प्री पेक्टोरल नोड्स हैं, एक्सटर्नल मेमोरी नोड्स हैं. ये बाकी सारे नोड्स इसमें हैं, लेकिन आपने मेनली अपर आउटर क्वाड्रेंट के क्या याद रखने हैं? एक्सिलरी, एंटीरियर एक्सिलरी को ग्रुप. अगर हमारे पास इनर साइड की बात करते, अपर इनर साइड की, तो वो कहाँ जाते हैं? इंटरनल मेमोरी के अंदर जाते. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन फील फ्रॉम द हाइट नाउ हैज यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस विच स्पाइनल नर्व रूट विल बी चेक्ड. तो कौन सी नर्व रूट होगी उसकी? प्यूडेंटल नर्व. प्यूडेंटल नर्व क्या है? S2, S3 एंड S4. रेक्टम एंड एनल कैनाल रिसीव पैरासिम्पैथिक सप्लाई फ्रॉम. कहाँ से लेंगे? पैरासिम्पैथिक सप्लाई फ्रॉम S2, S3, S4. नेक्स्ट है हमारे पास सब अरेक्नाइड स्पेस एंड एट. अब S से सब अरेक्नाइड स्पेस और S से S2 याद रखना है. सब अरेक्नाइड स्पेस कहाँ पे एंड होती है? S2 के लेवल पे. S1, S2 नहीं करना, S2 है ओनली. सब अरेक्नाइड, S से सब अरेक्नाइड और S से S2 का लेवल. स्पाइनल कॉर्ड एंड एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 वर्टिब्रा एडल्ट के अंदर. और सब अरेक्नाइड स्पेस कहाँ पे एंड होती है? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ S2 वर्टिब्रा. जबकि बच्चों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का लेवल कहाँ पे होगा? एंड
एट द अपर बॉर्डर ऑफ द L3 वर्टिब्रा या फिर आप लोअर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्रा कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास थ्रू फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल से क्या चीज पास करती है, मैंडिबुलर नर्व पास कर रही है ओवेल से। वैसे इसमें से एसेसरी मेनिंजियल ये भी पास करती है, लेकिन मेनली क्या पास कर रही है, मैंडिबुलर नर्व। अब हम ना पूरा ये क्रेनियल फोसास कर लेते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये पिक्चर आपको शो की गई है, यहाँ पे भी देख लो। एंटीरियर क्रेनियल फोसा से क्या चीज़ पास करेगी, आपकी क्रेनियल नर्व 1 पास करती है फ्रॉम क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स हैं जहाँ से क्रेनियल नर्व 1 पास करती है। उसके बाद है मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा में से हमारे पास क्रेनियल नर्व 2 से 6 तक पास कर रही होती हैं थ्रू स्फिनाइड बोन। सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक कैनाल में से क्रेनियल नर्व 2, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन पास करेगी। कौन सी चीज़ें, क्रेनियल नर्व 2, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, उससे क्या चीज़ पास करेगी, क्रेनियल नर्व 3, 4, 5 की V1 ब्रांच और 6, क्रेनियल नर्व 6 पास करेगी विद ऑप्थेल्मिक वेन। ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहाँ से पास कर रही थी, फ्रॉम ऑप्टिक कैनाल। ऑप्थेल्मिक वेन कहाँ से पास करी है, फ्रॉम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। उसके बाद आपने याद रखना है एक निमोनिक रॉस, ROS रॉस। R से हो गया रोटेंडम, O से ओवेल और S से स्पाइनोजम। रोटेंडम, ओवेल एंड स्पाइनोजम। रोटेंडम से हमारे पास V2 ब्रांच पास करती है, किसकी, ट्राइजेमिनल नर्व की। V2 क्या है हमारे पास, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल से हमारे पास V3 या मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पास करती है, और साथ में एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी भी पास कर रही होती है फोरामेन ओवेल से। अगला है फोरामेन स्पाइनोजम। स्पाइनोजम से क्या पास करेगा, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब आपने इसे तरतीब से याद रखना है, रॉस, रोटेंडम, ओवेल एंड स्पाइनोजम। रोटेंडम से V2, V3 ओवेल से और स्पाइनोजम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से क्रेनियल नर्व 7 टू क्रेनियल नर्व 12 पास करी होती हैं थ्रू टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन। इंटरनल ऑडिटरी मीएटस से क्रेनियल नर्व 7 एंड 8 पास करी है हमारे पास इंटरनल ऑडिटरी मीएटस से। आगे है जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन से क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 और जुगुलर वेन पास कर रही है। साथ में है हाइपोग्लोसल कैनाल, यहाँ से क्या पास करेगी, हाइपोग्लोसल नर्व या फिर क्रेनियल नर्व 12। ठीक है, 3 चीज़ें हैं हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। कौन सी 3 चीज़ें, इंटरनल ऑडिटरी मीएटस, जुगुलर फोरामेन, हाइपोग्लोसल कैनाल। इंटरनल ऑडिटरी मीएटस से पास करेगा क्रेनियल नर्व 7 और 8। जुगुलर फोरामेन से पास करेगा क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 एंड जुगुलर वेन। हाइपोग्लोसल कैनाल से क्या पास करेगा, क्रेनियल नर्व 12। अच्छा, आगे देखो, रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेशन ट्रू इज। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है कि वर्नस साइनस लेटरली प्रेजेंट है टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। कि वर्नस साइनस लेटरली है, स्फिनाइड एयर साइनस इंफीरियरली, सुपीरियरली हमारे पास है ऑप्टिक क्याज्मा, और एंटीरियरली क्या चीज़ है, ऑप्टिक नर्व। इसे अच्छे से रट लो यहीं पे। लेटरली क्या है हमारे पास, कि वर्नस साइनस, सुपीरियरली क्या है, ऑप्टिक क्याज्मा, और एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व, इंफीरियरली स्फिनाइड एयर साइनस। पिगमेंट इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा, न्यूरोमेलानिन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज
एक्सरसाइजिंग मसल ब्लड वेसल डायलेशन अक्कर वाया, कैसे ब्लड वेसल डायलेट होगी, वाया लोकल मेटाबोलाइट। एक्सरसाइजिंग मसल में वेसल डायलेशन होती है वाया लोकल मेटाबोलाइट। एट द एंड ऑफ द मैराथन रेस अ पर्सन हैज, मैराथन रेस जब एक बंदा कर रहा है तो उसे क्या चाहिए, उसे ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना भागने के लिए, ठीक है। तो हाई ग्लूकागोन लेवल होगा विद लो इंसुलिन लेवल। Patient was operated for small tumor blocking the cerebral aqueduct. After few days, presented with disturbance of sleep, which nucleus is damaged. तो कौन सा न्यूक्लियस डैमेज होगा जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो वो है हमारे पास कियाज्मेटिक, सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस। अब इसे याद रखने का तरीका यूँ है कि स्लीप जो है ना वो आपकी बड़ी कियाज्मेटिक है, बड़ी खूबसूरत बनाती है। अगर आप अच्छी नींद ले लें तो वो आपको बहुत खूबसूरत बनाती है। तो वो क्या हुआ, कियाज्मेटिक, सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस। अच्छा, नीचे कुछ न्यूक्लियस दिए हुए हैं और उनके फंक्शन बताए हुए हैं। एक है प्रीबायोटिक न्यूक्लियस, ठीक है। इसका काम क्या है, ये रेगुलेट रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन करता है। आगे है हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है इसका काम क्या है, इसने प्रोड्यूस करना है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन को। और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को। अच्छा, इसे ना आप याद रखो पोसा से, POSA, या फिर इसे याद रखो सोप, SOAP, सोप से। मैंने इसे याद किया था पोसा से। P फॉर पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, O से ऑक्सीटोसिन। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रेगुलेट करेगा, ठीक है। और S से है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और A से हो गया ADH। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रेगुलेट करता है ADH को। यहाँ पे इन्होंने कंबाइन करके दिया हुआ है कि ये दोनों न्यूक्लियस ये रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोसा पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ओ से ऑक्सीटोसिन, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑक्सीटोसिन को रेगुलेट करेगा। और एस से है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, वो किसे रेगुलेट करेगा, ADH हार्मोन को। आगे है हमारे पास एंटीरियर न्यूक्लियस, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर बाय डिसिपेशन ऑफ हीट, और स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट है हमारे पास आर्कोइड न्यूक्लियस, ये प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, इट इज considered as Tati center. Its stimulation inhibit the urge to eat. अगर ये स्टिमुलेट हो जाता है तो अर्ज टू ईट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अब वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस अगर डैमेज होता है तो फिर क्या होगा, फिर जनाब आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस, स्टिमुलेशन काज ओबेसिटी। अगर ये ज़्यादा स्टिमुलेट होता है डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस तो ओबेसिटी काज होगी एंड रिजल्ट इन सेवेज बिहेवियर। पोस्टीरियर न्यूक्लियर, पोस्टीरियर न्यूक्लियस रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को बाय कन्वर्जन, बाय कंजर्वेशन ऑफ हीट, हीट को ये कंजर्व करता है, स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पोस्टीरियर न्यूक्लियस को ना आपने हॉट पॉट से याद रखना है, हॉट पॉट में चीज़ें गर्म रहती हैं ना, तो ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ हीट करता है। आगे है मेमिलरी न्यूक्लियर, रिसीव इनपुट फ्रॉम हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन थ्रू फॉर्नेक्स। और लैटरल न्यूक्लियस क्या करेगा, स्टिमुलेशन इंड्यूस ईटिंग। लैटरल न्यूक्लियस की स्टिमुलेशन क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ईटिंग को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट डिवेलप सिरोसिस फ्यू ईयर आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी कीपिंग इन व्यू वायरल इटियोलॉजी, व्हाट इज द फीचर। तो फीचर क्या होगा, लिवर सिरोसिस किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस काज करते हैं ना, तो वो दोनों क्या है हमारे पास, इन्वेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सर्टोली सेल रिलीज विच वन, क्या चीज़ रिलीज करता है सर्टोली सेल,
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है। एंड्रोजन प्रोड्यूस बाय लीडिंग सेल, और सर्टोली सेल हमारे पास दो चीज़ें रिलीज कर रहा होता है, एक है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा इनहिबिन। अब ये दोनों याद रखने हैं। सर्टोली सेल क्या रिलीज करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू आइसोनियासिड इज रिवर्स्ड या प्रिवेंटेड बाय आइसोनियासिड के साथ आपने हमेशा पायरिडॉक्सिन देनी है। पायरिडॉक्सिन क्या है? B6 है, उसने पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होने देनी। वैसे आपको इसका सीक्वेंस पता है, ऑप्टिक और पेरिफेरल का। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो उसमें सीक्वेंस क्या है हमारे पास? अगर डेफिशिएंसी काज हो जाती है, विटामिन B1 इज ग्रेटर देन B6 इज ग्रेटर देन B12, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने आइसोनियासिड की बात की है, तो आइसोनियासिड के साथ हम हमेशा क्या देते हैं? B6 देते हैं, ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट अंडरगो गैस्ट्रेक्टमी प्रेजेंट विद द पेरिफेरल नमनेस, MCV इज 112, डिवेलप मैक्रोसिटिक एनीमिया, ट्रीटमेंट शुड बी। अब देखो MCV कितना है? 112 है, तो क्या डेवलप कर रहा है? मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो उसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? B12 का इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। और इसमें IV और IM के दरमियान प्रेफरेंस अगर देनी हो तो IM B12 को प्रेफर करना है आपने। चाइल्ड हैज़ हिस्ट्री ऑफ पाइका, नाउ हैविंग पैलर, फटीग, लो HB, व्हाट इज सूटेबल डायग्नोसिस। अब पाइका की हिस्ट्री है तो क्या हुआ है उसमें? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। Cyanide poisoning will affect which complex of electron transport chain? तो cyanide poisoning हमेशा complex 4 के ऊपर अफेक्ट करती है। complex 1 इनहिबिट करता है रोटिनोन को, 1 से आपने याद रखना है रोटिनोन। complex 3 इनहिबिट करता है एंटीमाइसिन ए को, एंटीमाइसिन ए। complex 4 इनहिबिट करता है, इनहिबिटेड बाय, किससे इनहिबिट होगा? साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एजाइड। और complex 5 इनहिबिटेड बाय, कैसे इनहिबिट होगा? बाय ओलिगोमाइसिन। इसकी पिक्चर शो कराती हूँ मैं आपको। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। पहले नंबर पे दिया हुआ है आपका complex 1, दूसरा है हमारे पास ये complex 2 जहाँ पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस लिखा हुआ है। complex 3 इसमें यूबिक्विटिनोल साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। complex 4 क्रोमोसोम C ऑक्सीडेज है यहाँ पे, और complex 5 के ऊपर ATP सिंथेज है। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है कि complex 4 को कौन इनहिबिट करता है? तो ये इनहिबिट बाय साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एजाइड। आगे है रिट्रोफेरेंशियल लिम्फ नोड ड्रेन। कहाँ ड्रेन करते हैं ये? फेरिंक्स से, फेरिंक्स से ड्रेन करेंगे। रिट्रोफेरेंशियल लिम्फ नोड ड्रेन लिम्फ फ्रॉम फेरिंक्स एंड ऑडिटरी ट्यूब। हाइमन एपिथेलियम इज लाइंड बाय, हाइमन की एपिथेलियम क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन लास्ट ट्राइमेस्टर बाय, याद रखना लास्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा है, जबकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम है। मेन स्पोर्ट ऑफ पेल्विक विजरास, पेल्विक विजरास की मेन स्पोर्ट क्या है? लिवेटर एनाई मसल। इन मीडियन, मीडियन की बात की गई है, नॉट मीडियल, इट्स मीडियन। एपिजियोटमी, पेरिनियल बॉडी इज डैमेज, इफ पेरिनियल बॉडी कट विच मसल इज डैमेज, तो कौन सा मसल डैमेज होगा? आपका बल्बोस्पोंजियोसिस मसल डैमेज होगा। कल मैंने आपको पेरिनियल बॉडी दिखाई थी, फिर मैं शो कराती हूँ। ये देखें, ये जो येलो वाली है ना, ये है पेरिनियल बॉडी, ठीक है। और मसल जो डैमेज हो रहा है वो कौन सा है? बल्बोस्पोंजियोसिस मसल। यहाँ पे आपको बल्बोकेवर्नोसिस, इस्कियोकेवर्नोसिस और ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल भी दिखाए हुए हैं। येलो वाला जो है वो क्या है? पेरिनियल बॉडी, और इसके साथ ग्रीन वाला पड़ा है बल्बोकेवर्नोसिस, और ब्लू में है ट्रांसवर्स पेरिनियल, ब्राउन में या रेड में क्या है हमारे पास? इस्कियोकेवर्नोसिस मसल। अच्छा, नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द जेनिटल ट्यूबरकल इन फीमेल। जेनिटल ट्यूबरकल इन फीमेल बनाता है क्लाइटोरस,
और मेल की अगर बात की जाए तो उसमें क्या बनेगा, फेलस बनेगा। ये देखो, जेनिटल ट्यूबरकल राइट साइड पे आपको मेल का बताया हुआ है, लेफ्ट पे फीमेल का बताया हुआ है, ठीक है। मेल में क्या है हमारे पास, ये फेलस बना रहा है, और फीमेल के अंदर क्या बना रहा है, क्लाइटोरस बना रहा है, ये क्लाइटोरस, और मेल में क्या बना रहा है, ये फेलस। अच्छा, नेक्स्ट है फीमेल विद ड्रैगिंग सेंसेशन इन लोअर एब्डोमेन ऑन एग्जामिनेशन सर्विक्स एट एंट्राइटिस। इसे अंडरलाइन करो, एट एंट्राइटिस को, विच लिगामेंट इज डैमेज। तो कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट डैमेज होगा। मल्टी ग्रेविडा फीमेल विद द 3rd डिग्री प्रोलैप्स विच लिगामेंट विल बी डैमेज। तो इसमें भी हमारे पास यूट्रोसैक्रल लिगामेंट डैमेज होगा। एक्चुअली आपने वर्ड याद रखना है, विद इन टू आउटसाइड, विद इन टू आउटसाइड। 1st डिग्री में सर्विक्स विद इन वेजाइना डिसेंट कर रही है, 2nd डिग्री में डिसेंट ऑफ सर्विक्स टू इंट्राइटस, और 3rd डिग्री में डिसेंट ऑफ सर्विक्स आउटसाइड द इंट्राइटस। इसलिए मैंने कहा विद इन टू आउटसाइड याद रखो। सर्विक्स का ये डिसेंट है कहाँ पे, इंट्राइटस तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 4th डिग्री। 4th डिग्री या प्रोसीडेंशिया इसे कहते हैं, होल यूट्रस आउटसाइड द इंट्राइटस होगा। अब याद रखना, 1st और 2nd डिग्री दोनों के अंदर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट डैमेज होता है। 3rd डिग्री के अंदर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट डैमेज होगा इज ग्रेटर देन कार्डिनल लिगामेंट, और 4th में हमेशा कार्डिनल लिगामेंट डैमेज होगा। अच्छा, ये देखो, ये है आपका यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये वाला यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, और दरमियान में ये क्या पड़ा है हमारे पास, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, और ऊपर पड़ा है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। अब हमने ये याद रखना है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। इधर से देखो, ये लैटरल व्यू है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 29-year-old woman is admitted to hospital because the birth of her child is several days overdue. Tearing of pelvic diaphragm during childbirth lead to paralysis of which of the following muscle। अब याद रखना, अगर लेबर पेन जो है ना वो काफ़ी लंबी चलती रहती हैं और चाइल्ड बर्थ नहीं होती या थोड़ी लेट हो जाती है, तो उससे आपका लिवेटर एनाई मसल जो है वो डैमेज होता है, उसका पैरालिसिस हो जाएगा। Data on 2 group of diabetes was collected to look at the male and female pattern of diabetes. Female had mean random blood sugar level 200 plus 200 plus minus 50 mg, and male with a mean RBS is 205 plus minus 10. The result reveal, अब रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें कि वोमेन हैव लो मीडियन एंड हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इन देयर ग्रुप। अब देखो, मीडियन इसका लो है, वोमेन के अंदर कितना है 200 है, मेल के अंदर कितना था 205, इसका मतलब इसका मीडियन जो है वो कितना है, लो है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा, कितना डेविएट कर रहा है, प्लस माइनस 50, और मेल कितना डेविएट कर रहे थे, प्लस माइनस 10। तो इसी वजह से हमने कहा कि वोमेन के अंदर लो मीडियन है जबकि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है। टेस्ट विच एक्सक्लूड कंप्लीटली नॉन अफेक्टेड पर्सन, मैंने क्या कहा था, जो नॉन अफेक्टेड पर्सन को एक्सक्लूड कर दें तो वो उस टेस्ट की क्या होगी, स्पेसिफिसिटी होगी। लेकिन अगर यही बात की जाती कि अगर एक पर्सन इल है तो उसे डिटेक्ट करने वाला जो टेस्ट होगा उस टेस्ट की वो सेंसिटिविटी होगी। सेंसिटिविटी क्या है, ट्रू पॉजिटिव को ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट डिजीज एंड रूल आउट डिजीज। तो इसे हमने कैसे याद किया था, सनाउट और स्पिन से। सनाउट से क्या था, SN से सेंसिटिविटी, ठीक है, वो क्या करती है, रूल आउट करती है डिजीज को, और स्पिन से याद किया था स्पेसिफिसिटी, इन से रूल इन द डिजीज, डिटेक्ट नॉन डिजीज एंड रूल इन डिजीज, ठीक है। और जो सेंसिटिविटी होती है वो एसोसिएट करती है विद ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। मतलब जो भी बंदा इल होगा, वाकई इल होगा, तो वो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव होगा। या फिर अगर इल नहीं है तो वो क्या, अगर इल है
और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या है, फॉल्स नेगेटिव है, क्योंकि बंदा तो इल है। आगे है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी एसोसिएट करती है विद ट्रू नेगेटिव, कि वाकई उस बंदे के अंदर डिजीज नहीं है। एंड फॉल्स पॉजिटिव, result of positive test came positive and negative test came negative, this is related to। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये उस टेस्ट की एक्यूरेसी है। मतलब कि जो बंदा बीमार है उसको वो बता रहा है कि हाँ ये वाकई इल है, और जो बंदा इल नहीं है उसको वो बता रहा है कि ये इल नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक्यूरेट टेस्ट हो गया। इसी वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्यूरेसी कह रहे हैं। Surgeon treated 200 patients of hemorrhoid. He randomly divide the patient surgically treated with pharmacological treated group. After 1 year, he assessed the patient and find that surgically treated patient has better outcome. टाइप ऑफ स्टडी इज, तो ये कौन सी टाइप की स्टडी होगी, देखो उन्होंने अलहदा से ग्रुप बनाए, तो दोनों ग्रुप में जो सर्जिकल ट्रीटेड हैं वो भी, जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटेड हैं वो भी, तो ये क्या होगा उसका, रेंडमाइज्ड, मतलब रेंडमली उसने लिया, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या बताती है, इट प्रोवाइड पार्टिसिपेंट विद ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क, बेनिफिट और अल्टरनेटिव। रिस्क का भी बता देता है ये, और बेनिफिट्स का भी, और उसके अल्टरनेटिव कौन कौन से मेथड हैं वो भी बताए जाते हैं। अब प्रेग्नेंट विद ब्लड शुगर 300 केम टू हॉस्पिटल। अब प्रेग्नेंट लेडी है, 300 ब्लड शुगर के साथ हॉस्पिटल में आई, तो अब आपने क्या करना है, ऑब्वियसली आपने उसे इंसुलिन देनी है। प्रेगनेंसी में हमेशा आपने इंसुलिन देनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सेक्रल प्लक्सिस। सेक्रल प्लक्सिस की जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो क्या देती है, कॉमन पिरोनियल नर्व, मोस्ट मीडियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मोस्ट मीडियल ब्रांच है असेंडिंग फेरेंजियल। ठीक है, अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ना हम सारी ब्रांचेस याद कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बार बार याद ना करनी पड़े। देखो ये है एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस, इसे हमने याद कैसे रखना है, शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड्स ओवर पापा सिस्टर एंड मम्मा। शी से याद रखना है, शी के एस से सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ऑलवेज के ए से याद रखना है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। लाइक के एल से याद रखना है लिंगुअल आर्टरी। फ्रेंड्स के एफ से याद रखना है फेशियल आर्टरी। ओवर के ओ से याद रखना है आपने ऑक्सीपिटल आर्टरी, और पापा के पी से पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, और एस से हो गया आपके पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और मम्मा के एम से मैक्सिलरी आर्टरी। निमोनिक क्या है हमारे पास, ही ऑलवेज लाइक्स फ्रेंड ओवर पापा सिस्टर एंड मम्मा। शी से सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ए से हो गया हमारे पास, ए मतलब ऑलवेज के ए से हो गया असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। लाइक के एल से हो गया लिंगुअल आर्टरी। फ्रेंड्स के एफ से है फेशियल आर्टरी। ओवर के ओ से ऑक्सीपिटल आर्टरी। पापा के पी से है हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। सिस्टर के एस से सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और ममा के एम से है मैक्सिलरी आर्टरी। ये सारी ब्रांचेस याद रखनी है, इसकी पिक्चर इसी वजह से मैंने शो कराई है कि आपको रिटेन रहे। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, आप पेशेंट अंडरगो लेप्रोटमी फॉर ट्यूबल लाइगेशन पोस्ट ऑपरेटिव, हर एब्डोमेन वाज रीओपन ड्यू टू स्लिपेज ऑफ लाइगेचर एंड हेमरेज, ब्लीडिंग मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम विच आर्टरी। तो हुआ क्या, उसकी ट्यूबल लाइगेशन हुई थी, तो कहाँ से ब्लीड करेगा ये ब्लीड करेगा यूटेराइन आर्टरी से। और यूटेराइन आर्टरी मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई, अभी मैं फिर से शो करा देती हूँ। ये देखो ये रही यूटेराइन आर्टरी रेड में, आगे येलो में क्या है, यूरेटर पड़ा है, इधर नीचे से देखो ये रेड वाली है यूटेराइन आर्टरी, और पीछे ग्रीन वाला क्या है, यूरेटर पड़ा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट है, एम्बोलाई इन द वीनस सर्कुलेशन विल लॉज इन, कहाँ पे लॉज होगा, एल से लॉज, एल से लंग, कहाँ लॉज होगा, लंग के अंदर। अगर फर्स्ट गो टू की बात करें तो फर्स्ट गो टू इंफीरियर वेना केवा, देन राइटली गो इनटू राइट एट्रियम।
लेकिन अगर एम्बोलाई फर्स्ट लॉज की बात करें तो एल से लॉज, एल से लंग्स, कहाँ पे लॉज होगा? इनटू लंग्स। एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक कास्ड बाय, कैसे कास्ट होगा? बाय द एंडोथेलियल इंजरी। Patient has CNS symptom and amenorrhea. She is diagnosed as case of hyperprolactinoma. She has bitemporal heminopia which occurred due to lesion of, किस में लियन होगा? ऑप्टिक कियास्मा के लेवल पे लियन होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। अभी से अंडरलाइन कर लो, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्टिक कियास्मा के लियन की वजह से। टिकल सेंसेशन इज कैरीड बाय, किसकी वजह से? सी फाइबर। टिकल सेंसेशन सी फाइबर की वजह से। नाइट्रोग्लाइसिन मीडिएट इट्स वेजोडाइलेटर एक्शन थ्रू, कैसे मीडिएट करती है? थ्रू साइक्लिक जीएमपी। A patient loss of proprioception occur after RTA. What is underlying mechanism? तो क्या होगा? lateral inhibition। याद रखना, loss of proprioception लियन कहाँ पे होगी? DCML या posterior column में। अगर प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होता है तो पोस्टीरियर कॉलम या डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के अंदर लियन होगी। लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात करें, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? लेटरल इनहिबिशन। अब ये बात नहीं भूलनी है आपने, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन की बात हो तो क्या कहाँ लियन है? डीसीएमएल में। लेकिन अगर लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म की बात हो तो कहाँ लियन है? आपके लेटरल इनहिबिशन। ओल्ड फीमेल फॉल इन द वॉशरूम लीड टू फ्रैक्चर। अब देखो, फ्रैक्चर बोन फ्रैक्चर हुआ है ना, एंड रिप्लेस बाय प्रोस्थेसिस। ऑन फॉलोइंग डे शी डेवलप डिस्निया एंड पिटिकियाई ऑन द स्किन काजेस। तो क्या काज होगा? फैट एम्बोलिज्म हो जाएगा। बोन फ्रैक्चर हुई है ना, तो उसकी वजह से फैट एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है डायबिटिक पेशेंट विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट अटैक ऑफ टॉक्सिक मटेरियल टू स्ट्रक्चर डैमेज इन दिस पेशेंट इज। तो क्या चीज़ डैमेज होगी? एंडोथीलियल सेल डैमेज हो जाएंगे। डायबिटिक पेशेंट में एंडोथीलियल सेल डैमेज हो जाएंगे। डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट हैविंग मिक्स एडिमा प्रेजेंट विद बीपी 200/100, विच ड्रग शुड बी गिवन? तो डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन में हमेशा हम क्या देते हैं? एस इनहिबिटर देते हैं। तो एस इनहिबिटर यहाँ पे कौन सा है? कैप्टोप्रिल। विच ड्रग हैज एक्शन सिमिलर टू एट्रोपिन? तो एट्रोपिन की तरह का जो एक्शन है वो किसका है? स्कोपोलामीन। तो इसे हमने याद कैसे रखना है? एट्रोपिन का स्कोप लेना है। वैसे हमने स्कोपोलामीन ड्रग किस में पढ़ी थी भला? मोशन सिकनेस में पढ़ी थी ना, कि आइसक्रीम का स्कोप खा के वो चलता है। तो स्कोपोलामीन, एट्रोपिन स्कोपोलामीन, एट्रोपिन स्कोपोलामीन। A man had joint pain and renal stone with a high level of calcium, high parathormone, normal parathyroid releasing hormone, low phosphate. This is related to which of the following? तो ये किससे रिलेट कर रहा है? अब देखो, यहाँ पे लेवल ऑफ कैल्शियम हाई है और पैराथार्मोन का लेवल भी हाई है। इसका क्या मतलब है? पैराथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? वीनस रिटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा। प्री लोड डिटरमाइंड बाय, प्री लोड कैसे डिटरमाइंड होगा? कि कितना वॉल्यूम है आपको रिटर्न हुआ, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना होगा उस पे डिपेंड करेगा आपका प्री लोड। आफ्टर लोड याद रखना, आफ्टर के ए से याद रखो मीन आर्टीरियल प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर आफ्टर लोड डिटरमाइंड बाय मीन आर्टीरियल प्रेशर। उसके बाद है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिटरमाइंड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस याद रखना डिटरमाइंड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जितने भी ये ओबीज हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होती हैं उनमें हमेशा डायस्टली ब्लड जो है ना वो बढ़ा होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा सिस्टली नहीं बढ़ता जितना डायस्टली बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई होती है। वीनस रिटर्न इंक्रीज इन इंस्पायरेशन, जब आप इंस्पायर करते हो तब वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाती है। इन पोस्टरोलैटरल इन्फॉक्शन आर्टरी इन्वॉल्व, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मैं शो कराती हूँ, ये देखो,
ये है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो आगे जाके क्या दे रही है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट साइड पे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा, नेक्स्ट है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 50 एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70। व्हाट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस सिस्टोलिक, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो 50 प्लस 70 करो, क्या आंसर आता है, 120। ये है आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया के लिए आप हमेशा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। एल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली, अब इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक एडीएच का फंक्शन, एक एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन। जो एडीएच है, देखो वर्ड भी छोटा है तो ये छोटे से स्टार्ट करो। एडीएच सबसे पहले सी डी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, दरमियान में हमेशा डीसीटी आता है, और एंड पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर सीसीटी। एडीएच का सीक्वेंस क्या है हमारे पास, कलेक्टिंग डक्ट इज ग्रेटर देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज ग्रेटर देन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। लेकिन अगर एल्डोस्टेरॉन की बात की जाए तो ये वर्ड भी बड़ा है और बड़े से आपने शुरू करना है, सीसीटी से शुरू करना है। कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज ग्रेटर देन डीसीटी इज ग्रेटर देन सीडी, दरमियान में आपने डीसीटी को रखना है। अगर सीसीटी पहले आता है तो एल्डोस्टेरॉन, लेकिन अगर सीडी पहले आता है तो एडीएच। पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, अब देखो डिहाइड्रेटेड है, उसमें पानी कम है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, इसका मतलब उसमें नमक ज्यादा है। व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा उसमें, अब देखो पानी कम है नमक ज्यादा है, तो आपने पानी बचाओ मुहिम शुरू करनी है। कैसे शुरू होगी, एडीएच से। एडीएच का काम क्या है, पानी बचाओ मुहिम। ठीक है, तो इसने क्या करना है, स्टिमुलेट वॉल्यूम एंड ओस्मो रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट एडीएच सेक्रीशन। right shift of the oxygen dissociation curve decrease partial pressure of oxygen. A patient having carbon dioxide 54, pH 7.32, HCO3 is 24 and normal anion gap। अब देखो यहाँ पे anion gap उन्होंने बताया नॉर्मल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो 54 तक पहुंची हुई है, पीएच देखो कितना है 7.32, नॉर्मल पीएच कितनी होती है 7.35 टू 7.45। अब ये पीएच यहाँ पे कम मतलब एसिडिक साइड पे गई हुई है। HCO3 देखो 22 टू 26 नॉर्मल होती है और यहाँ पे 24 दी हुई है, इसका मतलब HCO3 इज नॉर्मल। कार्बन डाइऑक्साइड देखो 35 टू 45 जो है वो नॉर्मल है, यहाँ पे कितनी दी हुई है हमारे पास 54, इसका मतलब ये कहाँ जा रही है, एसिडिक साइड पे जा रही है। तो आपका डायग्नोसिस क्या बना, पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोसिस की तरफ है और आपकी पीएच भी एसिडोसिस की तरफ है। इनकी नॉर्मल वैल्यू याद रखो तो आपको पता चलेगा। और ये पार्शली कंपनसेटेड, ठीक है, पार्शली कंपनसेटेड है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज देख लो आप। HCO3 कितना है हमारे पास 22 टू 26 है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारे पास नॉर्मल 35 टू 45। अब ये देखो यहाँ पे हमें सिनेरियो में क्या बताया उन्होंने, कहा 54 है, 54 मतलब एसिडोसिस की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। और 7.35 टू 7.45 पीएच, पीएच जो है वो क्या है हमारे पास 7.32 की बात की गई है, इसका मतलब वो नॉर्मल रेंज में है। जब पीएच नॉर्मल रेंज की तरफ जा रही है तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कंपनसेशन की तरफ ये चीज़ जा रही है। देखो 7.32 कंपनसेशन की तरफ ये चीज़ जा रही है, तो क्या होगा हमारे पास, पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। प्लेयर हाइट टू द माउंटेन रीच 12,000 feet height. On the further moving 2,000 feet, he was having low oxygen and developed dyspnea. The likely etiology is, तो जितना वो ऊपर जाता जाएगा उतना डिस्निया ज़्यादा बढ़ता जाता, तो ये इटियोलॉजी क्या है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। Patient with HB15, oxygen content of hemoglobin is 20 ml. Alveolar oxygen, partial pressure of oxygen is 40, जबकि venous oxygen कितना है 15।
अब याद रखना जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ एल्व्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो है हमारे पास 104 mmHg, जबकि वीनस है हमारे पास 40 mmHg। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हाइपोक्सिया हुआ हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया दिस इज, कौन सी टाइप का होगा ये, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। चाइल्ड विद हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, स्ट्रीक ऑन हेयर, फेस, एब्डोमेन प्रोट्रूडेड, काज इज, तो क्या काज होगा। अब देखो यहाँ पे हिपेटोस्प्लीनोमेगाली है और स्ट्रीक ऑन हेयर है। जब हेयर चेंजिंग्स होती है ना वो हमेशा किसमें आती हैं, क्वाशियोरकर में आती हैं, और साथ में फेस एंड एब्डोमेन भी प्रोट्रूबरेंट है। ये देखो दोनों का डिफरेंस, ये है आपका क्वाशियोरकर का बच्चा और ये है मरासमस का बच्चा। मरासमस में देखो बहुत ज़्यादा लीन बॉडी इसकी हुई हुई है, मसल वेस्टिंग हुई हुई है, कोई किसी किस्म का एडिमा नहीं है इसमें। और जो क्वाशियोरकर है इसमें क्या है, स्वेलिंग है पूरी बॉडी के ऊपर, और हेयर स्पार्स हेयर है, मून लाइक फेस है, और इसमें हमेशा क्या होता है हमारे पास प्रोट्रूबरेंट बेली होती है। अच्छा नेक्स्ट है, अ प्रेग्नेंट लेडी विद विच डेवलप सम स्किन चेंजिंग्स जस्ट लाइक हर अंकल हु इज HCV पॉजिटिव एंड सिरोसिस विच आर दोज चेंजिंग्स, तो क्या आएंगी उनके अंदर चेंजिंग, स्पाइडर टिलनजेक्टेसियास एंड पाल्मर एरेथीमा। देयर इज वेरिएशन इन इंसिडेंस ऑफ प्री एक्लैम्पशिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉल चेंज इन फॉल इन देयर फॉल ऑफ दिस इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से हो रहा है हमारे पास, ड्यू टू अनएनिमस डेफिनेशन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है बोन रीमॉडलिंग। अच्छा रीमॉडल को आपने यूं याद रखना है कि एक नॉर्मल बंदा होगा, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल होंगे तो ही उसकी रीमॉडलिंग होगी, बोन बनेगी तो रीमॉडलिंग होगी। तो रीमॉडलिंग में याद रखना हमेशा ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों आते हैं। ब्लास्ट बी से बोन फॉर्मिंग सेल, और सी से क्लास्ट, और क्लास्ट क्या करती है, जिनकी क्लास होती है वो रीमॉडलिंग करते हैं। मॉडल जो लोग होते हैं उनकी एक अपनी क्लास है, ठीक है, उससे याद रखो ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट इज बोन फॉर्मिंग या फॉर्म बोन मैट्रिक्स, ओस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स करते हैं, ओस्टियोसाइट मेंटेन बोन इंटेग्रिटी, बोन डीमिनरलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, पैराथायराइड हार्मोन। बोन मिनरलाइजेशन में विटामिन डी यूज होता है। और बोन रीमॉडलिंग की बात करें उसमें विटामिन की इन्वॉल्वमेंट होगी, कौन से, विटामिन सी की। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मूड इज, अब मूड को याद रखना है, सर इज मूडी, तो सिरोटोनिन क्या करता है, आपका मूड को ठीक करता है, सिरोटोनिन मूडी है, ठीक है। और इमोशंस के लिए याद रखना हमेशा डोपामीन फॉर इमोशन, और सर इज मूडी, सिरोटोनिन फॉर मूड। एस्प्रिन एट लो डोज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग, लो डोज पे एस्प्रिन किस चीज को इनहिबिट करती है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को। अब एस्प्रिन के सारे पॉइंट मैंने आपको रिटेन कराए हुए हैं। अच्छा इसका देखें, एस्प्रिन का ओवरडोज की अगर हम बात करें तो एस्प्रिन का ओवरडोज क्या काज करती थी, सबसे पहले कानों में घंटियां बजती हैं, टिनाइटस, और उसके बाद रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। एस्प्रिन के ओवरडोज में टिनाइटस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देन कॉमा एंड देन डेथ। क्या क्या चीजें हैं, टिनाइटस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कॉमा एंड देन डेथ। इसके अलावा एस्प्रिन का हमने देखा था कि कैसे डिक्रीज करती है फीवर, तो इसका मैकेनिज्म क्या था, बाय डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। एस्प्रिन ने थ्रोम्बोक्सिन A2 की इनहिबिशन करनी है। लॉन्ग टर्म थेरापी ऑफ एस्प्रिन क्या करती है, इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 करती है। इसके अलावा और आता है हमारे पास विच ड्रग इरिवर्सिबली इनहिबिट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, तो वो क्या है हमारे पास, एस्प्रिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्प्रिन इन एमआई में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस।
आगे है लो डोज सैलिसाइलेट या फिर एस्प्रिन इज प्रोफाइलेक्टिकली गिवन इन क्रोनिक आर्टरी डिजीजेस। तो उसमें क्या है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटर। और आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंसिड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रोनिक लिवर डिजीज। तो कौन सी चीज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन क्रोनिक लिवर डिजीज, वो भी आपकी एस्प्रिन है। कॉमन काज ऑफ इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, तो वो क्या है एस्प्रिन टॉक्सिसिटी। इसके अलावा एक सिनेरियो आता है जिसमें अनकॉन्शियस पेशेंट है लीडिंग in emergency due to ingestion of large bottle of aspirin, what will increase the renal excretion of aspirin। अब renal excretion की बात की जाए एस्प्रिन की, तो उसमें हमने क्या देना है बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेट करना है। एस्प्रिन टॉक्सिसिटी कैसे ट्रीट करते हैं बाइकार्बोनेट या NaHCO3 के एडमिनिस्ट्रेशन से। ये सारे पॉइंट हमारे एस्प्रिन के कवर हो गए। अच्छा नेक्स्ट देखो दिस सेल प्रेजेंट इन डैमेज ब्रेन टिश्यू आफ्टर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट तो कौन से होते हैं ग्लायल सेल। फर्स्ट स्टेप इन CSF फॉर्मेशन बाय कोराइडल प्लक्सिस या कोराइड प्लक्सिस क्या है एक्टिव सोडियम सेक्रीशन एंड अल्ट्रा filtration। Man uncovered lying in room at 28 temperature। heat loss by कैसे होगी अनकवर्ड है ना, तो हीट लॉस होगी बाय रेडिएशन। ये आपका लास्ट टाइम वाली जो अटेम्प्ट थी उसमें आया हुआ था। पेशेंट अगर नेकेड है हीट लॉस होगी बाय रेडिएशन, लेकिन अगर पेशेंट नेकेड है और किसी सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो हीट लॉस होगी बाय कंडक्शन। पेशेंट नेकेड एंड टेम्परेचर मेंशन, और अगर टेम्परेचर मेंशन है तो हीट लॉस होगी बाय रेडिएशन प्लस कंडक्शन। और पेशेंट अगर नेकेड है और ह्यूमिडिटी मेंशन है तो हीट लॉस होगी बाय कन्वेक्शन। टिपिकल स्पाइनल नर्व इज अ टिपिकल स्पाइनल नर्व क्या है हमारे पास मिक्स्ड नर्व है। इजीएस्ट वे टू मेजर द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग, तो क्लियरेंस ऑफ ड्रग का कैसे पता चलेगा उसकी हाफ लाइफ प्लाज्मा हाफ लाइफ से। person in infected with staph aureus, what is the role of lymphatic in immune system या फिर immune response। lymphatic क्या करता है रिटर्न करता है fluid back to the circulation। a patient has muscle tetanic contraction on first post op day of thyroidectomy। दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से है, देखो थायराइड निकालते हैं तो उसके साथ पीछे से पैराथायराइड भी निकल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास हाइपोकैल्सीमिक टेक्नी होगी। अब मिडिल एज नॉन एंड स्टेज रीनल डिजीज लिस्ट फॉर द हीमोडायलिसिस मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन डन नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया विच इज द मोर अप्रोप्रिएट थेरेपी। तो आपने क्या देनी है, देखो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, तो आपने हमेशा एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट में सब कट एरेथ्रोपोइटिन देनी है। गर्ल केम विद इंक्रीज फैटिगेबिलिटी इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑन ऑल बॉडी एंड स्प्लीनोमेगाली हैविंग HP 8.1 MCV 58 MCHC 38 एंड फेरेटिन इज 2000। अब देखो HB कितना है 8.1 है, MCV कितना है 58, नॉर्मल कितना थी हमारे पास 80 to 100, ठीक है। और फेरेटिन का लेवल देखो कहाँ पहुंचा हुआ है 2000 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, बहुत इंक्रीज किया हुआ है। तो ये किस चीज़ का सिनेरियो है आपके पास थैलेसीमिया का सिनेरियो है, ठीक है। फेरेटिन लेवल बहुत ज़्यादा है। अब फेरेटिन लेवल को कम करने के लिए आपने क्या देनी है डिफिरॉक्सामिन देनी है। आगे है फ्रेनिकोलिक लिगामेंट डैमेज इट्स स्पोर्ट्स विच स्ट्रक्चर, तो कौन से स्ट्रक्चर डैमेज होगा स्प्लीन डैमेज होगा। अब नीचे कुछ लिगामेंट बताए हुए हैं, आल्दो मैंने आपको इनकी पिक्चर दिखाई हुई है लेकिन मैं फिर से आपको शो कराती हूँ, पहले यहाँ देख लो इसमें से क्या क्या चीज़ पास कर रही है। स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, इसका दूसरा नाम क्या है लीनोरीनल, किसके दरमियान होगा स्प्लीन और रीनल या फिर किडनी के दरमियान जो लिगामेंट है उसमें से क्या चीज़ पास कर रही है स्प्लैनिक आर्टरी वेन एंड टेल ऑफ पेंक्रियाज। अभी देखो ये चीज़ें पास कर रही है, ये देखो ऊपर है आपके पास स्प्लीन, नीचे है किडनी। स्प्लीन और किडनी के दरमियान क्या पास कर रहा था लिगामेंट, कौन सा था स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, या इसे क्या कहते हैं लीनोरीनल लिगामेंट। इसमें से स्प्लैनिक आर्टरी स्प्लैनिक वेन और टेल ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। ये देखो
स्प्लैनिक आर्टरी, वेन और टेल ऑफ पेंक्रियास। अब दूसरा कौन सा है, गैस्ट्रोस्प्लैनिक लिगामेंट, उसमें से क्या पास कर रहा है, शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल। ये है आपका गैस्ट्रोस्प्लैनिक लिगामेंट, स्प्लीन और स्टमक के दरमियान में। इनमें से क्या पास कर रहा है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट, वहां से गैस्ट्रिक वेसल्स पास करिए। ये है गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट, स्टमक और लिवर के दरमियान, यहां से क्या पास कर रहे हैं, गैस्ट्रिक वेसल्स पास करेंगे। आगे क्या दिया हुआ है उन्होंने, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट हैज गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, गैस्ट्रोकोलिक, ये है आपका गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, जिसमें से क्या पास कर रही है, गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज। आगे क्या दिया हुआ है उन्होंने, हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, ये रहा आपका हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, इसमें से क्या चीज पास कर रही है, पोर्टल, हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी और कॉमन बाइल डक्ट, ये तीन चीजें। येलो में क्या है हमारे पास, कॉमन बाइल डक्ट है, रेड वाली जो है वो क्या है हमारे पास, हिपैटिक आर्टरी, और ब्लू वाली पोर्टल हिपैटिक वेन, पोर्टल ट्राइएड कहते हैं हम इन्हें। अच्छा देखो, पोर्टल ट्राइएड क्या है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट हैज लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस एंड पेटेंट पैरा अम्बलाइकल वेन, ये ऊपर रही है आपके पास। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट में पेटेंट पैरा अम्बलाइकल वेन और लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस, ये ग्रीन वाला। आई होप चीजें रिटेन हो रही हैं आपको। अच्छा नेक्स्ट है एरिया फॉर माइट्रल वाल्व ऑस्कल्टेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, माइट्रल वाल्व ऑस्कल्टेशन कहाँ होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन ऑफ लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल। अब इसे याद कैसे रखना है, आपने इसे याद रखना है APTM न्यूमोनिक से। APTM क्या है हमारे पास, हार्ट ऑस्कल्टेशन एरियाज हैं। ए से हो गया एओर्टिक एरिया, एओर्टिक एरिया कहाँ पे है, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, और पल्मोनरी एरिया हो गया हमारा लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। 2 हो गया, उसके बाद फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, ट्राइकस्पिड एरिया को ऑस्कल्टेट करना है। आगे है हमारे पास एम से माइट्रल एरिया, माइट्रल एरिया है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, एपिक्स बीट जहाँ पे होती है। APTM, ए कहाँ पे है हमारे पास, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ए से क्या बन रहा है, एओर्टिक एरिया, उसके बाद पी से पल्मोनरी एरिया, कहाँ पे है, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। टी से है ट्राइकस्पिड एरिया, कहाँ पे, लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। एम से हो गया माइट्रल एरिया, वो कहाँ पे है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन में, जहाँ पे एपिक्स बीट होती है आपकी। आगे है कॉमन काज ऑफ नॉन ऑब्स्टेट्रिकल डेथ इन आवर कंट्री, क्या चीज है कॉमन काज, हार्ट डिजीज, सिंगर वोकल वोकल्स रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सिंगर वोकल जो है वो हमेशा रिलेट करते हैं विद थायरोरेटिनाइड, रूट वैल्यू ऑफ फेमरल नर्व, फेमरल एंड में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो एल से क्या हुआ, L2 L3 L4। A woman with the 5 week of pregnancy contracted German measles. She consulted her obstetrician, worrying about the baby, which is the most likely complication the baby might develop. अब देखो 5 वीक में वो आई है, और क्या है, जर्मन मीजल, जर्मन मीजल को हम क्या कहते हैं, रुबेला कहते हैं। रुबेला क्या है, दिलरुबा। तो इसमें हमने कहानी याद की थी कि दिलरुबा से जब एक बंदे को मोहब्बत होती है तो सबसे पहले क्या करता है वो, उसे उसमें अच्छा या बुरा दिखाई देना बंद कर देता है, अच्छी है, बुरी है, गोरी है, काली है, जैसी भी है, बस वो कहता है मेरी दिलरुबा है। तो बिफोर 7 वीक क्या होगा, उसे कैटरेक्ट होगा, और आफ्टर 7 वीक क्या होता है, वो
उसके खिलाफ बातें सुनना भी बंद कर देता है। वो कहता है नहीं बस जैसी भी है तो उसके बारे में आपने कोई बात नहीं करनी। तो वो क्या है, डेफनेस काज होती है, ठीक है। बिफोर 7 वीक इज कैटरेक्ट, आफ्टर 7 वीक इज डेफनेस। अब इनने क्या बताया कि हार्ट डिजीज कौन सी होगी उसमें, सॉरी क्या कहा इन्होंने, विच इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इन द बेबी माइट डिवेलप 5 वीक पे। लेस देन 7 वीक क्या होता है हमारे पास, कैटरेक्ट होता है ना, तो इसमें क्या होगा, कंजेनिटल कैटरेक्ट होगा। ओवरऑल प्रेगनेंसी में बात करें तो डेफनेस इज ग्रेटर देन कैटरेक्ट। लेकिन अगर कहे कि रुबेला इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन विद इन 5 to 6 वीक, हार्ट डिफेक्ट होगा उसमें। रुबेला इन प्रेगनेंसी, हार्ट डिफेक्ट कौन सा होता है भला, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है उसके अंदर। रुबेला इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन विद इन 7 वीक क्या होगा, कैटरेक्ट होगा। आफ्टर 7 वीक क्या होगा, डेफनेस होगा। पेशेंट फ्रॉम हिल स्टेशन हैविंग लेबर पेन, एचसीजी डन, फीटस नॉर्मल, स्टिल विच एनॉमली कैन बी ग्रेटर रिस्क। तो कौन सा रिस्क होगा उस बच्चे के अंदर, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अम्बलाइकल आर्टरी कैरीज, अब याद रखना अम्बलाइकल आर्टरी के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टूवर्ड्स द प्लेसेंटा, टू प्लेसेंटा लेके जा रही है। अम्बलाइकल आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस टूवर्ड्स प्लेसेंटा फॉर नरिशमेंट। और जो अम्बलाइकल वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बैक टू द फीटस। स्ट्रक्चर पासिंग अराउंड आर्च ऑफ एओर्टा एंड लिगामेंटम आर्टरियोसम। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये देखें, ये है हमारे पास लिगामेंटम आर्टरियोसम और इसके साथ क्या पास कर रहा है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पास कर रही है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन अक्कर इन, किसमें अक्कर होता है, इन 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। Atrioventricular dissociation occur in थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। आगे हमारे पास 45-year-old डायबिटिक लेडी सिंस 10 year एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू न्यूमोनिया डिवेलपिंग शॉक लाइक सिम्टम, काज विल बी। शॉक लाइक सिम्टम किसकी वजह से होते हैं हमारे पास, इंक्रीज वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट है ब्रूनर ग्लैंड इज प्रेजेंट। अब इसे ना रेनन से आपने याद रखना है, ब्रूनर ड्यूडिनम, ब्रू ड्यू, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड किस में होते हैं, ड्यूडिनम के अंदर। अगर रेनन नहीं याद रखना तो यूं याद रखो, जो ड्यू पीते हैं वो उनमें बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाती है, तो उससे याद रखो ब्रूनर ग्लैंड, ड्यू से ड्यूडिनम। SMA एंड IMA एनास्मोसिस एट विच ऑफ दीज, कहाँ पे एनास्मोस करेंगे, एट मार्जिनल आर्टरी। फॉलोइंग प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। इंक्रीज ESR इज ड्यू टू, ESR हमेशा याद रखना इंक्रीज होगी जब देयर इज डिक्रीज एल्ब्यूमिन। mechanism of reduction of size of organ in patient undergo chemotherapy of breast, तो उसमें क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा हमेशा। कीमोथेरापी के बाद मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्गन कैसे होता है, बाय एपोप्टोसिस। अ गर्ल विद द साइक्लिक लोअर एब्डोमिनल पेन एवरी मंथ विद एमिनोरिया प्रेजेंट टू यू, एग्जामिनेशन नॉर्मल है उसका और पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन इज नॉर्मल और हाइमन रिंग नॉर्मल, काज इज, अगर तो हाइमन रिंग नॉर्मल है तो काज है आपका सर्वाइकल एट्रेशिया। देयर विल बी नो एमिनोरिया इन डाइडेल्फी यूट्रस या फिर बाइकार्नो, वो कह रहे हैं अगर बाइकार्नोएट यूट्रस होता या फिर डाइडेल्फी यूट्रस होता तो उसमें कोई भी एमिनोरिया ना होता। लेकिन अगर हाइमन रिंग ब्लू कलर की हो जाए तो वो होता इम्परफोरेट हाइमन, और अगर हाइमन नॉर्मल है तो इम्परफोरेट हाइमन नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, आपका वेजाइनल सेप्टम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, सर्वाइकल एट्रेशिया कैन बी प्रेजेंट विद लोअर साइक्लिक एब्डोमिनल पेन एंड एमेनोरिया विद नॉर्मल हाइमन रिंग। अब देखो हाइमन रिंग नॉर्मल है, ठीक है,
सर्वाइकल एट्रेशिया के अंदर नॉर्मल जैसे मतलब एब्डोमिनल पेन होता है हार्ट साइकिल में वैसे होगा, लेकिन होगा एमिनोरिया विद नॉर्मल हाइमन रिंग। रेमिनेंट ऑफ गुबरनेकुलम इन फीमेल, फीमेल के अंदर गुबरनेकुलम का रेमिनेंट क्या है, राउंड लिगामेंट। अब यहाँ पे देखो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी या फिर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस नहीं दिया हुआ, इसी वजह से हमने क्या चूज किया है यहाँ पे, ओवेरियन लिगामेंट। वैसे रेमिनेंट ऑफ गुबरनेकुलम, गुबरनेकुलम का अपर पार्ट हमेशा क्या देगा, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी देगा। और अगर लोअर पार्ट की बात की जाए तो वो क्या देगा, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और अगर गुबरनेकुलम का रेमिनेंट आप देखें मेल के अंदर तो उसका अपर पार्ट डिजेनरेट हो जाता है, जबकि लोअर पार्ट देता है आपको गुबरनेकुलम टेस्टिस, जिसे आप क्या कह रहे हैं, सक्रोटल लिगामेंट। लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा इज, लीस्ट डायलेटेबल जो कि डायलेट नहीं हो सकता, वो कौन सा है हमारे पास, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है। ठीक है, इसे हमने याद कैसे रखना है, मैं छोटा, प्रो मोटा, एक्सटर्नल पतला। मैं छोटा से याद रखना है, मैं से मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, छोटा से शॉर्टर। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा इज शॉर्टर और लीस्ट डायलेटेबल यूरिथ्रा। मैं छोटा, प्रो मोटा, प्रो प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा, मोटा से वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंडेबल। ठीक है, और एक्सटर्नल पतला, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस नैरो पार्ट है, नैरोवेस्ट पार्ट है विच। अच्छा इसकी पिक्चर भी शो कराती हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो, ये है हमारे पास ग्रीन वाले के दरमियान में ना, ग्रीन वाला प्रोस्टेट है, उसके दरमियान में क्या है, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। और नीचे ये हमारे पास स्पंजी पार्ट ऑफ यूरिथ्रा या फिर पिनाइल यूरिथ्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग काज टेकिकार्डिया एट नॉर्मल डोज, तो कौन सी ड्रग है वो, पैथिडीन, हकीम की फक्की। ये दर्दों का तो फौरन आराम दे देती है, लेकिन क्या टेकिकार्डिया काज करती है एट नॉर्मल डोज। पैथिडीन के अलावा एक और ड्रग भी है जो कि टेकिकार्डिया काज करती है एक एट नॉर्मल डोज, वो कौन सी है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ब्रेस्ट ऑफ एडल्ट फीमेल लाई ओवर, एडल्ट फीमेल के ब्रेस्ट किस पे लाई करते हैं, ओवर द सुपीरियर पेक्टोरल फेशिया। राइट ब्रोंकियल आर्टरी अराइज फ्रॉम थोरेसिक एओर्टा एट राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास निस्टिग्मस इज कास्ड बाय लियना। अच्छा इसमें ना स्टोरी याद रखो, बैली वाला सेरिबेलम, जो सेरिबेलम है डबल एल वाला, बैली वाला सेरिबेलम, ये ना बहुत ज़्यादा मोटा है। ठीक है, अब इसे कहा गया कि आप ना रोटियां पकाओ, तो रोटियां पकाने वाले अमल को क्या कहते हैं हम, डिस्डेडोकाइनेसिया, रोटियां पकाना। ठीक है, जब ये रोटियां पकाता है तो इसके ना जोड़ों में दर्द होने लगता है। जोड़ों में दर्द होने को याद रखना है आपने, डिसआर्थरिया। ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है और उसके बाद जब देखता है कि रोटी जो है ना मेरी छोटी बनी है, तो वो क्या है, डिसमेट्रिया। और उसके बाद वो आंखें इधर उधर घुमाता है कि लोग मुझे देख तो नहीं रहे, रोटी हमारी छोटी बन गई है। ठीक है, डिसमीट्रिया और निस्टिग्मस। अब याद रखना बैली वाले सेरिबेलम में जब लियन होगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास डिस्डेडोकाइनेसिया इज ग्रेटर देन डिसआर्थरिया इज ग्रेटर देन डिसमीट्रिया इज ग्रेटर देन निस्टिग्मस। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, निस्टिग्मस इज कास्ड बाय लियन ऑफ, तो कहाँ पे लियन होगी, फोलोक्योनेडुलर लोब ऑफ सेरिबेलम। चाइल्ड विथ जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा इज कास्ड बाय, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा याद रखना हमेशा हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन लेवल कम हो जाता है। An old man who was being treated by GP for infection with certain drug come to you with complaint of generalized weakness, easy bruisability, HB is 5, decrease RBC, WBC and platelet, रेटिक्स काउंट 0.1 है। और जब बोन टैप हाइपोसेलुलर बोन मैरो विद द फ्यू सेल डायग्नोसिस, याद रखना हाइपोसेलुलर बोन मैरो हमेशा ए प्लास्टिक एनीमिया में होता है। A pregnant lady came with the premature rupture of membrane. She is suspected to have chorioamnionitis. तो मैंने क्या बताया था, chorioamnionitis में हमेशा इंटरल्यूकिन 6 इन्वॉल्व होता है। एड्रीनालिन काज वेजोडाइलेशन थ्रू विच रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, थ्रू बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर।
बीटा 2 फॉर रिलैक्सेशन होता है ना, तो वो वेजो डायलेशन काज करेगा। एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल टू सेल बाय, कैसे होती है, बाय गैप जंक्शन। इन प्रेगनेंसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय, कैसे डायग्नोस होता है, बाय सीरम फेरेटिन लेवल। अब यहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को नहीं साथ में आपने लगाना, सीरम फेरेटिन लेवल, ओनली सीरम फेरेटिन लेवल। इमीडिएट एक्शन ऑफ इंसुलिन इज, इमीडिएट फंक्शन क्या है इसका, पोटाशियम एंट्री करता है इनटू द सेल। अब देखो इसके सारे फंक्शन हमें बताए हुए हैं। इमीडिएट एक्शन क्या है, एंट्री ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल। इंटरमीडिएट एक्शन क्या है इंसुलिन का, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेट एक्शन क्या है, लाइपोजिनेसिस करता है। एक्शन ऑफ इंसुलिन एट सेलुलर लेवल, अगर सेल लेवल पे बात की जाए तो ये एंट्री ऑफ ग्लूकोज करता है इनटू द सेल। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक होगी एक्सरसाइजिंग मसल में। इंसुलिन इंडिपेंडेंट मतलब इंसुलिन की जरूरत नहीं होती एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में, दैट इज ग्रेटर देन ब्रेन। एंटी कीटोटिक एक्टिविटी किसकी होती है हमारे पास, इंसुलिन की। लेकिन अगर कीटोजेनिक की बात की जाए तो वो है हमारे पास ग्लूकागॉन। 75-year-old male recently diagnosed with diabetes, which of the following treatment is preferred? अब देखो रिसेंटली डायग्नोस्ड हुआ है विद डायबिटीज और एज क्या है 75 ईयर, तो आपने उसे क्या देना है, शॉर्ट एक्टिंग में टॉलब्यूटामाइड, टॉलब्यूटामाइड। वेजाइना है अबंडेंट, वेजाइना के अंदर इलास्टिक टिश्यू बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे इलास्टिक एंड कोलेजन टिश्यू नहीं लगाना आपने, सिर्फ इलास्टिक टिश्यू। शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी डन बाय, अब याद रखना बीपी हमेशा कंट्रोल होता है बाय शॉर्ट टर्म, बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स वाले, बड़ी जल्दी, बी से बड़ी जल्दी, बी से बैरो रिसेप्टर, बड़ी जल्दी या शॉर्ट टर्म कंट्रोल कौन करता है, बैरो रिसेप्टर। विच वन विल एक्टिवेटेड व्हेन मीन आर्टीरियल प्रेशर इज लेस देन 60, मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर लेस देन 60 हुआ तो क्या एक्टिवेट होगा, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। पार्स डिस्टेलिस इज सप्लाइड बाय, कौन सप्लाई करता है पार्स डिस्टेलिस को, इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द मसल विच इंक्रीज द ट्रांसवर्स डायमीटर इज, कौन सा मसल है जो ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज करता है, तो वो है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अब इसे याद कैसे रखना है, निमोनिक लिखो यहाँ पे, डाइव एक्स्ट्रा एपी, डाइव, डी आई से है डायफ्राम, वी से है वर्टिकल, डायफ्राम ने आपका वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करना है। एक्स्ट्रा से हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्स्ट्रा के ई एक्स से हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और टी आर ए से ट्रांसवर्स डायमीटर और ए पी से एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंटीरियो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों को इंक्रीज करता है, जबकि डायाफ्राम आपका वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है फीचर कॉमन इन सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, दोनों में कॉमन फीचर क्या है, अकर डाउन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये काम करते हैं कौन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन नॉर्मल पर्सन विच मसल इन्वॉल्व इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन, अब देखो फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात की गई है, तो जब आपने फोर्स लगानी है तो आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल साथ में इन्वॉल्व होंगे। मसल ऑफ क्वाइट इंस्पायरेशन, अगर क्वाइट इंस्पायरेशन की बात की जाए तो उसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। लेकिन अगर फोर्स्ड इंस्पायरेशन की बात की जाए तो आपकी गर्दन के जितने भी मसल हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसमें स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड है, सेरेटस इंटीरियर है, स्क्लेनाई इंटीरियर, मीडियस एंड पैक्ट माइनर। और कल हमने पढ़ा था कि हम स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल को एज अ लैंडमार्क यूज करते हैं जब सीवीपी डालते हैं, याद है ना, सीवीपी डालते हुए स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल और सेरेटस इंटीरियर, इन्हें हमने क्या कहा था कि इन दोनों को हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं। पहले तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड, अगर वो नहीं है तो फिर आप स्ट्रेटस इंटीरियर को चूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वाइट एक्सपायरेशन, क्वाइट एक्सपायरेशन किसकी वजह से होती है, पैसिव या इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स की वजह से।
लेकिन अगर मसल ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात की जाए तो उसमें क्या आएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसे हमने याद करना है, एक्स फॉर इन फॉर एक्स। अब एक्स क्या है हमारे पास, एक्सपायरेशन, फॉर इन में इंटरनल इंटरकोस्टल। अगर एक्सेसरी मसल ऑफ एक्सपायरेशन की बात की जाए, एक्सेसरी मसल, तो वो कौन से होते हैं, एब्डोमिनल मसल, उसमें एक्सटर्नल ओब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनस मसल आएगा। अ पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग फॉलोइंग एबीजी, एबीजी क्या है हमारे पास 7.23, अब नॉर्मल कितनी पढ़ी थी हमने 7.35 टू 7.45, तो ये क्या है हमारे पास 7.23। HCO3 कितना है हमारे पास 26, और हाइपर कैपनिया, HCO3 हमने नॉर्मल कितना पढ़ा 22 टू 24 विद हाइपर कैपनिया। अब हाइपर कैपनिया का क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो व्हाट इज द एसिड बेस डिसऑर्डर। एट पीएच देखो कितना थी 7.35 टू 45, अब यहाँ पे पीएच कम हुई है ना, 7.23 हुई है, तो क्या मतलब है एसिड की तरफ जा रहा है। कौन सा एसिड, हाइपर कैपनिया की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन स्फीयर डायरिया विथ नॉर्मल इनाइन गैप, अब यहाँ पे अंडरलाइन करो नॉर्मल इनाइन गैप। अगर नॉर्मल इनाइन गैप विद स्फीयर डायरिया हो, तो जब डायरिया होता है तो हमारे सारे मेटाबोलाइट्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या आएगा, मेटाबोलिक एसिडोसिस। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरी, his patient his PT is 14, APTT is 60. After lab investigation, his factor 8 is 87% और factor 9 was 7%. What is this? तो पीटी हमारे पास देखो, पीटी नॉर्मल होता है 12 टू 14, यहाँ पे दिया हुआ है 14, इसका मतलब पीटी नॉर्मल है। उसके बाद एपीटीटी 28 टू 35 नॉर्मल होता है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, एपीटीटी बढ़ा हुआ है, ठीक है। और फैक्टर 9 की बात की गई है, फैक्टर 9 वाज 7%, और फैक्टर 8 कितना है हमारे पास 87%, इसका मतलब इसने क्या इन्वॉल्व किया हुआ है, फैक्टर 9 की वजह से क्रिसमस डिजीज, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया बी, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी थी ना, देखो ये है क्रिसमस डिजीज, क्या, हीमोफीलिया बी, एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट काजेस क्लॉटिंग प्रॉब्लम थ्रू मिसिंग आर डिफेक्टिव फैक्टर 9, दोज अफेक्ट विल ब्लीड मोर इजीली। अब इसकी वजह से क्या होगा, पर्सन ब्लीड करेगा मोर इजीली फॉर लॉन्गर। इसमें होता क्या है, क्या स्पॉन्टेनियस नोज ब्लीडिंग होगी। हिमार्थोसिस, हिमार्थोसिस क्या होती है, ब्लीडिंग इन जॉइंट स्पेस। रेड और कोला कलर यूरिन, और ये है क्या, मेनली मेल को अफेक्ट करती है, एक्स लिंक्ड है। कॉफी ग्राउंड वोमिटस होगी फ्रॉम द क्लॉटेड ब्लड, और टार लाइक स्टूल होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, मेलिना, फ्रॉम द जीआई ब्लीडिंग, और इजी ब्रूजेबिलिटी है। ये क्या है आपकी क्रिसमस डिजीज। कैसे डायग्नोज किया हमने इसे, एक तो एपीटीटी के लेवल से देखो कितना बढ़ा हुआ है, और साथ में फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। आगे है प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट देयर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, कब कंप्लीट करता है, बिफोर ओव्यूलेशन। प्राइमरी ओसाइट मेच्योर कब होता है, एट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे प्राइमरी ओसाइट मेच्योर होता है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवम इज सेकेंडरी ओसाइट, secondary oocyte complete its secondary meiotic division at the time of fertilization after ovulation. First meiotic division is completed, कब complete होती है, before ovulation. Next है 20 of 20 women with neonate getting tetanus, 19 had not taken tetanus toxoid vaccine, and 40 those whose baby did not have tetanus. 30 has taken 2 tetanus toxoid shot during pregnancy. The odd ratio will be, तो ऑड रेशो इनमें कितनी होगी हमारे पास, ऑड रेशो होती है 9। ये हमारा रिसेंट जो पेपर हुआ है उसमें सेम एज इट इज वैल्यूज दी हुई थी, एज इट इज इसका आंसर था। अभी इसे रट्टा लगा लो, क्या आंसर है इसका 9, ठीक है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपकी कैलकुलेशन आपकी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैं आपको इसका
फार्मूला बता देती हूँ, इसे आप खुद हल करने की कोशिश करो फार्मूला लगा के, अगर नहीं होता तो मैं आपको ग्रुप में समझा दूँगी। ऑड रेशो कैसे निकालते हैं? ऑड रेशो है जिसमें एक केस एक्सपोज्ड होगा ओवर द ऑड जिसमें कंट्रोल एक्सपोज्ड होंगे। फार्मूला मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखें, कैलकुलेटिंग द ऑड रेशो, एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड दोनों लगाने हैं आपने। एक साइड पे केस रखना है, एक साइड पे कंट्रोल रखना है, या एक साइड पे डिजीज लोग होंगे, एक साइड पे नॉन डिजीज होंगे। तो ऑड रेशो आपने कैसे निकालनी है? ए डी ओवर बी सी, ठीक है। अब ऑड दैट अ केस वाज एक्सपोज्ड, वो कौन से हैं? ए बाय सी। और ऑड दैट अ कंट्रोल वाज एक्सपोज्ड, तो वो क्या है हमारे पास? बी बाय डी। या फिर आपने इसे क्या करना है? कैलकुलेट करना है एज ए डी ओवर बी सी। फार्मूले को लगाओ और कैलकुलेट करो, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी। Which laboratory test best separate those who have disease from those who do not have disease? ठीक है, तो क्या है, जो डिजीज है उसे सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम दोज जिन्हें डिजीज नहीं है। तो ये क्या होगी? उस टेस्ट की सेंसिटिविटी होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या चीज़ है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। 2-year-old child present with midline swelling just below the hyoid bone. The swelling was noticed at 3 months of age. Is slowly increase in size with no movement. अब देखो, slowly increase कर रही है इन साइज और उसकी कोई मूवमेंट नहीं है ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। थायरोग्लोसल डक्ट विल मूव। अगर हम प्रोट्रूजन ऑफ टंग कराते तो थायरोग्लोसल डक्ट जो है वो मूव करती है, डक्ट सिस जो है, ठीक है। और प्रोट्रूजन ऑफ टंग टेस्ट इज पॉजिटिव व्हाइल इन एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? ये मूवमेंट नहीं करती, स्वेलिंग मूवमेंट नहीं करती विद द प्रोट्रूजन ऑफ टंग। इसी वजह से इसमें क्या होता है, हमारे पास टंग प्रोट्रूजन टेस्ट नेगेटिव होता है। क्या कहा मैंने? एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड में टंग प्रोट्रूजन टेस्ट नेगेटिव होता है, जबकि थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट के अंदर टंग प्रोट्रूजन टेस्ट पॉजिटिव होता है। इन अ पेशेंट विद 15-year हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाउ टू चेक लॉन्ग टर्म ग्लाइसीमिक कंट्रोल? कैसे चेक करेंगे आप? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, विच ligament hold the uterus in anteverted position and can palpate on the rectal examination. अब अंडरलाइन कर लो, रेक्टल एग्जामिनेशन पे कौन सा palpate होता है? वो क्या है हमारे पास? यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। ये मैंने आपको अभी दिखाया भी। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट comprising fibrous tissue and smooth muscle extended backward from the cervix below the peritoneum, embracing the retrouterine pouch and rectum and becoming attached to the front of the sacrum. They are palpable on the rectal examination. They keep the cervix braced backward against the forward pull of the round ligament of fundus and so maintain the body of uterus in antivarian. ये देखो, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट यूट्रस को अपनी पोजीशन में रखेगी। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट एंटीवर्टेड पोजीशन में रखती है। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ कार्सिनोमा। ग्रेडिंग ऑफ कार्सिनोमा डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन बताता है। इसे हमने याद रखना है कि कुछ शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हैं और वो वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं दूर तक कि कितना मेहमानों का एक्सटेंट है, कितना स्प्रेड किया हुआ है मेहमानों ने, कहाँ तक फैले हुए हैं। तो स्टेजिंग हमें क्या बताती है? एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड बताती है। या फिर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट कि कौन कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए ग्रेडिंग की, तो हम कहते हैं ना कि ग्रेड अच्छे आने चाहिए, अच्छा ग्रेड होना चाहिए। तो वो क्या है? अगर किसी के अच्छे ग्रेड आते हैं तो वो अच्छे ग्रेड वाला बच्चा लो ग्रेड वाले बच्चे से क्या होता है? डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। मेलिग्नेंसी के लिए हम क्या कहते हैं कि कब होगी मेलिग्नेंसी? इसके लिए न्यूमोनिक लिखो MIP। M से मेटास्टेसिस, I से इन्वेजन टू द एडजेसेंट टिश्यू, P से प्लियोमार्फिज्म। अगर मेलिग्नेंसी की बात की जाए तो मेटास्टेसिस इज ग्रेटर देन इन्वेजन टू एडजेसेंट टिश्यू इज ग्रेटर देन प्लियोमार्फिज्म इज ग्रेटर देन N/C रेशो।
अगर ग्रेडिंग की बात की जाए तो उसमें क्या आएगा, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर उसे क्या कहते हैं, माइटोसिस। स्टेजिंग, स्टेज क्या बताती है, एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड या लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। प्री मेलिग्नेंट लियन, प्लियोमॉर्फिज्म डायग्नोस्टिक है उसमें। प्री मेलिग्नेंट लियन में प्लियोमॉर्फिज्म इज डायग्नोस्टिक। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें इंक्रीज हो जाए N/C रेशो, न्यूक्लियर टू क्रोमाटिन रेशो, उसमें डायग्नोस्टिक होगी। एटीपी सिंथेसिस अकर इन, किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। थायराइड हार्मोन इज इनएक्टिवेटेड इन पेरिफेरल सिस्टम बाय लिवर थ्रू, कैसे इनएक्टिवेटेड होगा, थ्रू डी आयोडीनेशन। अगर थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन की बात की जाए, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उसमें क्या होगा, डी मिथाइलेशन। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन की बात की जाए तो वो कैसे होगा, बाय डी आयोडीनेशन। अ पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक develop obesity, it is caused by lesion of which part of the hypothalamus। तो याद रखो, मीडियल मेक्स यू मैसिव, एम से मीडियल, एम से मैसिव। अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस डैमेज होता है तो आप क्या, मोटे हो जाओगे, मैसिव ओबेसिटी होना शुरू हो जाएगी। और लैटरल मेक यू लीन, अगर लैटरल न्यूक्लियस की का डैमेज होता है तो आप लीन होना शुरू हो जाते हो। लैटरल न्यूक्लियस इज अ फीडिंग सेंटर, इट्स डैमेज, अगर ये डैमेज होता है तो आपने फीडिंग स्टॉप कर देनी है और आप लीन हो जाओगे। लेकिन अगर मीडियल न्यूक्लियस है डैमेज तो आप मैसिव या मोटे हो जाओगे, क्योंकि मीडियल न्यूक्लियस इज टाइटी सेंटर एंड इट्स डैमेज इन ओवर ईटिंग, इसके डैमेज की वजह से आप ओवर ईट करोगे और मैसिव मोटे हो जाओगे। प्रेग्नेंट लेडी विद अल्फा रेस्ड अल्फा फिटोप्रोटीन, अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, रेस्ड अल्फा फिटोप्रोटीन किसमें रेस्ड होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन सा दिया हुआ है, इनएनकेफ्ली। और दूसरा हमने कल क्या पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम। अब आपने मुझे बताना है कि डाउन सिंड्रोम में जो हमने ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रिपल टेस्ट पढ़ा था उसमें क्या होता है और अल्फा फिटोप्रोटीन को क्या होता है, ये अब आप किसी में हो गया, आपने मुझे कमेंट करके बताना। A patient has present with history of unconsciousness fits, high grade fever, dark color urine for 1 day, CSF examination is unremarkable। Diagnosis is, तो क्या diagnosis होगा इसके अंदर, देखो क्या कहा उन्होंने, अनकॉन्शियसनेस है, फिट्स पड़ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन CSF एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है। इसका मतलब ये कि उसमें क्या है, सेरिब्रल मलेरिया। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग, हीमोलिटिक एनीमिया, मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी इज, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, तो क्या होगा, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी। A patient has anemia and hypersegmented nuclei due to deficiency of, anemia भी है और hypersegmented nucleus भी है, तो उसमें deficiency किसकी होगी, folate deficiency। अंडरलाइन कर लो यहाँ पे hypersegmented nuclei। अगर यहाँ पे hypersegmented nuclei प्लस एनीमिया और साथ में कोई साइन होते, न्यूरोलॉजिकल साइन होते, तो फिर आपने क्या चूज करना था, कमेंट करके आपने बताना है क्या चीज़। अगर एनीमिया हो, हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई हो विद न्यूरोलॉजिकल साइन, तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी। पेशेंट अंडरगो गैस्ट्रेक्टमी, डेवलप मैक्रोसिटिक एनीमिया, ट्रीटमेंट शुड बी, तो क्या ट्रीटमेंट देंगे आप, इंजेक्शन विटामिन B12। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में हमेशा याद रखना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इसी वजह से हम इंजेक्शन ऑफ B12 दे रहे होते हैं। अगर बिफोर 6 मंथ की बात करें तो हमेशा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अगर आफ्टर 6 मंथ की बात करें तो हमेशा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ओवरऑल की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ग्रेटर देन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। गैस्ट्रेक्टमी कैन प्रोड्यूस पर्नीशियस एनीमिया लाइक सिम्टम बट नॉट एक्चुअल पर्नीशियस एनीमिया, क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। न्यू बोर्न बेबी इज बोर्न at 20-year-old primigravida, on examination the baby has amputated limb। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो amputated limbs को। amputated limbs हमेशा किस में होते हैं, amniotic bands की वजह से।
बैंड सिंड्रोम कासिस क्या काज करेगा, ओलिगोहाइड्रोमनियास। साइट ऑफ प्लूरल टैप की साइट क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ 9 इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। लोअर बॉर्डर 9th इंटरकोस्टल स्पेस या फिर अपर बॉर्डर ऑफ 9th रिब एट मिड एक्सिलरी लाइन है। ये देखो गिनो रिब्स इसमें। गिनो और देखो कौन सी लाइन है और क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखो, रीनल ऑरिजिन एडिमा अकर ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, बाय डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज है, रीनल ऑरिजिन एडिमा। रीनल क्योंकि अगर किडनी का कोई काज होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन लॉस हो गई तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो जाएगा। डिक्लोयर ऑफ पीडीए पेटेंटेक्टस आर्ट्रियोसिस, विच ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड, तो कौन सी ड्रग देंगे, इंडोमेथासिन। After gunshot injury at L1, a man present to you with loss of pain and temperature. अब देखो पेन और टेम्परेचर दोनों लॉस हैं, तो ये कौन सी ट्रैक में इन्वॉल्व होता है, पेन और टेम्परेचर। तो हमने याद किया था, लात मारोगे दर्द होगा और पारा हाई होगा। लात से क्या है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, दर्द होना पेन और पारा हाई होना इस टेम्परेचर। तो इसमें क्या आएगा, हमेशा कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड का जाता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, इन्होंने अगर बात की है हमें लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन राइट साइड, तो कौन सी साइड का ट्रैक इन्वॉल्व होगा, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। पोस्ट मीनोपासल वोमेन प्रेजेंट विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ड्रग ऑफ चॉइसेस, तो हमने याद किया था प्रीमिनो